सुबह का समय था। सुमित्रा अपने बेटे राम के साथ चाय पी रही थी। बेटा राम, तुम्हारे प्रिया तो आज भी सो रही है। देखो पड़ोस वाली राधा को, सुबह 5 बजे उठकर सारा काम निपटा लेती है। वो भी तो बहू है किसी की, और एक हमारी बहू। बेटा तो कुछ कहता क्यों नहीं? माँ, प्रिया को थोड़ी देर सोने दो ना। कल देर तक ऑफिस में काम था। एक तो बेचारी काम करती है, ऊपर से सोए भी ना। राधा को क्या काम है, सारा दिन तो बस रसोई, बच्चा, घर का काम। उसमें और प्रिया में बहुत फर्क है माँ। अरे यही तो दिक्कत है आजकल की लड़कियों में, घर का काम छोड़कर बाहर की दुनिया में लगी रहती है। राधा को देखो कितनी सुशील है, अपने श्याम की कितनी अच्छी देखभाल करती है। इतने में प्रिया नीचे आई, बाल बिखरे हुए और आंखों में नींद का नशा, मैक्सी पहने। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। राम चाय बना दो प्लीज, सर भारी लग रहा है। देखो इसका ढंग, पति से चाय मांग रही है। राधा तो अपने श्याम के लिए खुद सब कुछ करती है। भागी फूटे मेरे जो बेटे को ये पसंद आई। एक से बढ़कर एक लड़की दिखाई थी, लेकिन नहीं, स्टेटस चाहिए। जाओ बनाओ चाय, हम तो ना उठेंगे। माँ तुम जरा चाय। बेटा हमसे ना होगा, सुबह के उठे हैं, अब तो हमारा दोबारा सोने का वक्त हो चला है। अब बहू की नींद खोलिए। हम तो बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है माँ, छोड़ो प्रिया, बैठो मैं बना देता हूँ। बेटा तुम क्यों बनाओगे, प्रिया खुद भी तो बना सकती है। जरा कभी अपनी बीवी के हाथ की भी चाय पीकर देखो। पता नहीं कभी तुमने ये मजा लिया भी है कि नहीं। मम्मी जी आज ऑफिस जल्दी जाना है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नहीं तो सबको बनाकर पिला देती चाय। चाय बनाने में रखा ही क्या है। हाँ सब इम्पोर्टेंट है, घर का काम कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे भी मुझे तो लगता है घर पे मैंने पीजी रख लिया है। इतने में छोटू रोता हुआ नीचे आया। मम्मी मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ है? मुझे स्कूल में हमेशा भूख लगती है, सब बच्चे इतना अच्छा लंच बॉक्स लाते हैं और एक मैं हूँ कि। अरे हाँ भूल गई, राम तुम बना दो ना छोटू का टिफिन। देखो बनाने में कुछ नहीं है, 2 बिस्किट और ब्रेड रख दो। ये क्या बात हुई प्रिया, बच्चे की माँ हो तुम, टिफिन तुम्हें बनाना चाहिए, और बिस्किट ब्रेड से क्या बच्चे का शरीर बनेगा। मम्मी जी टाइम नहीं है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, और वैसे भी आप इतना ज्ञान दे रही है, खुद ही बना दीजिए, पोता तो आपका भी है। वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे किचन में रहने के लिए पैदा नहीं किया है। चलो मैं ही बना देता हूँ। रोज रोज माँ तेरी ये चिक चिक, घर का तूने माहौल ही खराब कर रखा है। सुमित्रा ये सोचते हुए वहां से निकल जाती है कि ये कैसी माँ है, अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं है। एक हम थे जो रात पहले ही सोच लेते थे क्या देना है बच्चे को स्कूल के लिए। प्रिया जल्दी से तैयार होकर निकल गई। सुमित्रा और राम बाहर बैठे थे जब राधा अपनी बेटी गीता के साथ आई। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? सुना था आपकी तबीयत ठीक ना है तो जरा हाल चाल लेने आ गई। अरे राधा बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गीता कैसी है? तुम लोगों जैसे पड़ोसी नसीब से मिलते हैं बेटा। बहुत काम करती हो तुम, थकती नहीं हो क्या? अरे नहीं ना आंटी जी, वो क्या है ना, घर का काम खत्म ही नहीं होता। कभी कभी तो लगता है 24 घंटे भी कम है। वैसे आंटी गांव में ना सुबह जल्दी हो जाती थी, वहां से तो यहाँ काम कम ही है। वहाँ पानी कुएं से भरना होता था, यहाँ नल से भरा जाता है। न गाय न भैंस, तो जीवन तो यहाँ का आसान है, बाकी बस भगवान की कृपा है मम्मी जी। गीता भाई साहब को प्रणाम करो। नमस्ते अंकल। प्रणाम प्रणाम। अरे ये क्या गवारो जैसा सिखा रखा है, आए हेलो का जमाना है। आए बेटा। नहीं भाई साहब, हम लोगों के लिए तो जमाना थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। खैर मम्मी जी, मैंने आपके लिए ताजा दही बनाया है तो ले आई हूँ। अरे वाह बेटा, तुम्हारा दही तो बहुत स्वादिष्ट होता है। जरा हमारी बहू को भी सिखा दो कैसे बनाया है। आप ही सीख लीजिए। पड़ोसन का खाना पसंद है ना, लेकिन घर में आपको बनाना पसंद नहीं है। उसका तो काम यही है सारा दिन दही जमाने का। मेरी तरह किसी बड़ी कंपनी में काम करके दिखाए तो पता चले। बस यही 5 गज की साड़ी लपेट लो और घर की नौकरानी बनी रहो। ये बोलकर प्रिया वहां से निकल जाती है। इनको क्या हो गया, ये कभी ठीक से बात नहीं करती। अरे पता नहीं क्यों हमेशा भड़की सी रहती है, कपड़े भी इतने टाइट पहनती है कि। छोड़िए आंटी जी, आपके घर का मामला है। वैसे छोटू भैया के लिए लड्डू बनाए हैं, बच्चे को बहुत पसंद आते हैं ना। बहुत अच्छा किया बेटा, छोटू तो स्कूल गया है, शाम को दे देना। वैसे भी टिफिन में उसे तो बिस्किट देकर ही भेजते हैं ये लोग। खैर छोड़ो, सही बात है, घर घर की कहानी है। घर का खाना नहीं बनाती, बेटा भी भूखा जाता है। बस मॉडर्न बहू चाहिए थी। माँ क्या लेकर बैठ गई, हर किसी से मेरी बीवी की बुराई करती हो, मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी राधा गांव की लड़की है, प्रिया शहर की। पहनावा देखो दोनों का कितना अलग है। माँ बस रहने दे अब,
ये बोलकर राम भी वहां से चला जाता है। यही तो हमारा धर्म है, ये बात प्रिया क्यों नहीं समझती। घर की जिम्मेदारी औरत की होती है, कमाई भी कुछ खास नहीं है जो ऑफिस जाकर अपने घर को बर्बाद कर रही है। मेरा बूढ़ा शरीर काम नहीं कर पाता, कितनी बार तो मैं भी भूखे सोई हूं। शाम को राम ऑफिस से आता है तो देखता है प्रिया अभी तक नहीं आई। माँ प्रिया कहाँ है? इतनी देर हो गई ना, उसने फोन किया, घर पर भी नहीं है। पता नहीं बेटा, दोपहर से गायब है। छोटू भी भूखा बैठा है। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 रोटी बनाई है, हाथ भी जल गया। तो खाना बनाने वाला ही कोई रख ले। अच्छा, मैं छोटू को कुछ खिला देता हूँ। कैसे रख लूं माँ? प्रिया तो अपना 1 पैसा भी नहीं देती ऊपर से। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा, ये प्रिया का काम है। कल को ये लड़का कुछ बन जाता है तो हम सबका नाम रोशन होगा, लेकिन नहीं। इतने में राधा आई। आंटी जी, ये खिचड़ी बनाई थी, प्रिया भाभी तो है नहीं, तो सोचा आप कैसे किचन में काम करेंगी, बच्चा भूखा होगा ना, ये लीजिए। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे मेरे और छोटू के लिए तो हो जाएगी, पर बेटा तू क्यों परेशान होती है? राम देखता है कैसे पड़ोसन होकर भी राधा उसकी माँ और बेटे की चिंता करती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। कैसी बात कर रही हैं आंटी, खिचड़ी बनाने में परेशानी कैसी, वैसे ना पौष्टिक भी होती है और जल्दी भी बन जाती है। तभी दौड़ता हुआ छोटू आता है। राधा आंटी, आपने मेरे लिए क्या बनाया है? तुम्हारी पसंदीदा खिचड़ी और अचार बेटा। वाह आंटी, अब तो मम्मी से भी अच्छा खाना बनाती है। काश मम्मी भी आपकी जैसी होती। सच कहा छोटू, राधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे राधा तू और क्या क्या करती है घर में? रात को प्रिया आई तो बहुत थकी हुई लग रही थी। सॉरी राम, बहुत लेट हो गया, क्लाइंट मीटिंग थी। वैसे खाने में क्या है आज? खाने में क्या है मतलब? कौन बनाएगा खाना? वैसे कोई बात नहीं प्रिया, छोटू का खाना तो राधा ने बनवा दिया था। सच में राधा को देखकर लगता है कि औरतों की जिम्मेदारी घर पर रहकर भी कम नहीं होती। ओह थैंक गॉड। वैसे मैं भी बहुत टायर्ड हूँ। क्या देकर गई थी वो गवार? सच में ऐसी भी औरतें होती हैं जो जानवर की तरह जिंदगी जीती हैं। बस सास को खाना, बच्चे को पढ़ाई और घर की सफाई। वैसे कभी खुद से भी सवाल करना कि ये सब किसके लिए कर रही हो। बेटा थक जाना अलग बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। घर पर बूढ़ी सास है और छोटा सा बच्चा भूखा है और तुम क्लाइंट से मीटिंग कर रही हो, तो मैं नहीं लगता कि घर के प्रति भी जिम्मेदारी है। मम्मी जी आप तो रहने ही दीजिए। राधा जैसी औरतें जिन्हें पसंद है उनका क्या ही स्टैंडर्ड होगा, आप नहीं समझेंगी। आजकल का जमाना है, औरतों को भी कमाना पड़ता है। ये आप और आपकी गंवार राधा क्या जाने। तूने किससे कहा कि राधा नहीं कमाती? तेरे बराबर ही कमाती है, और वो भी तुझसे कम वक्त में। अरे राधा भी कमाती है, घर से सिलाई का काम करती है, फिर भी घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है। वो अलग बात है मम्मी जी, मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है, मैं लोगों की ब्लाउज और पेटीकोट नहीं सीती। ये बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह राम अपने दोस्त श्याम से मिला। कैसे हो यार राम? काफी दुबला हो गया, सब ठीक है ना? बस ठीक हूँ श्याम, तुम कैसे हो? राधा कैसी है? और क्या चल रहा है लाइफ में? अरे यार, राधा का तो कहना ही क्या, भगवान का दिया हुआ वरदान है, भगवान ऐसी बीवी सबको दे। वैसे जोरू का गुलाम टाइप बात तो नहीं कर रहा हूँ ना लेकिन चल, तू तो दोस्त है, वो भी बचपन का, तो तेरे से तो कर सकता हूँ। क्यों, क्या बात है? लगता है भाभी ने जादू चला रखा है क्या? वैसे तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं लगती है। बुरा ना मानना, तू भी दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे यार, ये जो स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, उसी के कारण मेंटेन हो रहा है। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो घर में सब कुछ व्यवस्थित मिलता है, खाना तैयार, गीता तैयार और घर साफ सुथरा। अच्छी बात है। तो तुम क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? खाता हूँ, जो खाने का मन हो वो बता देता हूँ, घर पर आराम करता हूँ। और यार राधा ना कभी शिकायत नहीं करती, हमेशा खुश रहती है। गीता की भी कितनी अच्छी परवरिश कर रही है। पता है इस बार तो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है उसको। वैसे तेरे बेटे को क्या मिला? राम मन में सोचने लगा, सच में राधा बहुत अच्छी है, प्रिया को इससे कुछ सीखना चाहिए। बेटा तो सारा दिन गली में खेलता रहता है। खैर छोड़ो, तुम अपनी बीवी के बारे में बताओ। प्रिया नाम है ना शायद भाभी का, कैसी है वो? जॉब करती है ना वो तो? बस वही चल रहा है यार, काम में बहुत व्यस्त रहती है, घर तो छोड़ो बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाती। माँ का भी पता है, बुजुर्ग है, कुछ हो नहीं पाता अब उनसे। चल कोई ना, सैलरी तो घर के लिए सेव हो रही है ना, बाकी देख ले।
अच्छा यार, आजकल की लड़कियां ना बहुत आगे बढ़ रही हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि घर की जिम्मेदारी में कमी हो रही है। यार ये तो सही बात है। राधा कहती है पहले घर फिर बाहर की दुनिया। उसे सब संभाल रखा है यार। मेरे तो माँ बाप ने उसी के आने के बाद हेल्प पकड़ी है, वरना हमेशा बीमार से रहते थे। रोज शाम को उन लोगों के साथ टहलने जाती है। मेरी माँ भी सारा दिन उसी से गप्पे लगाती रहती है। दोपहर को राम घर आया तो देखा प्रिया फोन पर बात कर रही है और छोटू रो रहा है। क्या बात है छोटू, रो क्यों रहा है? प्रिया, पापा मुझे भूख लगी है, मम्मी फोन पर बात कर रही है, मुझे खाना चाहिए पापा, कुछ खिलाओ ना प्लीज। प्रिया, छोटू भूखा है, कैसी माँ हो तुम? ना पढ़ाती हो ना खिलाती हो, सारा दिन बस फोन पर। अरे पालना नहीं आता तो पैदा क्यों किया बच्चा? 2 मिनट राम, इम्पोर्टेंट कॉल है, तुमको बताती हूँ मैं क्यों पैदा किया। इतने में राधा आई। क्या बात है छोटू भैया, क्यों रो रहे हो? भैया वो गलती से आप इनके कार की चाबी ले आए तो वो दे दीजिए। राम देखता है तो उसके हाथ में श्याम के कार की चाबी होती है। वो राधा को देता है। राधा जाने वाली थी कि राधा आंटी मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दो। चलो बेटा, आंटी ने आपके लिए पराठे बनाए हैं, चलकर खाते हैं टमाटर की चटनी के साथ। हाँ राधा, तुमने फिर मेहनत की। वैसे तुम्हारा खाने का नाम सुनकर मुझे भी भूख लग गई है, बोले तो मैं भी चलूं? ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, छोटू भैया भूखे रह जाए ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, मैं बना रही हूं अभी तो। सुमित्रा ने बाहर से आकर ये सब देखा। राधा बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी है, वैसे मैं भी चलूंगी। मम्मी जी ये तो मेरा फर्ज है, पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चों जैसे ही होते हैं। आप सब आइए ना, मैं खाना तैयार करती हूँ, आज सब साथ में खाना खाएंगे। प्रिया फोन रखकर आई। सॉरी राधा, तुम छोटू को खाना खिला रही हो ना, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भाभी जी, ये तो हमारा काम है। वैसे आप भी ज्वाइन करिए। मैं ओह नहीं, मैंने सभी के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। देखो कितनी विनम्र है राधा, भाभी जी कहकर प्रिया का सम्मान भी करती हैं। फिर अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगी पिज्जा, मैं जा रही हूँ राधा के साथ, चल बेटा। तीनों राधा के घर जाते हैं। वहां उसके हाथ का गर्मा गर्म पराठा चटनी खाकर घर आते हैं। घर पर माँ मान गए क्या खाना बना था, ऐसा खाना जिसे रोज नसीब होता है, वो कितने किस्मत वाले होंगे ना। शाम को जब राम ऑफिस से आया तो सुमित्रा बोली, बेटा राम, तुम्हारी प्रिया से राधा की तुलना करके मुझे अफसोस होता है। क्या देखकर तूने शादी की, मुझे तो। क्यों माँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? खाने की तो दिक्कत है बस। बेटा राधा देखो कैसी है, घर का काम, बच्चों की देखभाल सब कुछ अकेले संभालती है और हमेशा खुश रहती है। प्रिया तो हमेशा चिड़चिड़ाती रहती है। हाँ माँ, राधा बहुत अच्छी है, ये तो मैं भी सोचता हूँ कभी कभी। हम लोगों के घर में भी उसी की जैसी लड़की आनी चाहिए थी। और तुम्हारी प्रिया को देखो, न घर की जिम्मेदारी न बच्चे की फिक्र, बस अपने काम में लगी रहती है। कमाती भी क्या ही है भगवान जाने, लेकिन बात कमाई की नहीं है, बात है बच्चे और घर की। हम लोगों से जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन हमेशा तो मैं भी नहीं रहूंगी ना बेटा। तभी वहां प्रिया आती है। मेरी जॉब जरूरी है, हर बार मेरे पीछे इनकी कान मत भरिए। वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे खाना बनाने के लिए पैदा नहीं किया। बेटा जॉब जरूरी है लेकिन घर भी तो जरूरी है। राधा भी तो काम करती है लेकिन पहले घर की जिम्मेदारी निभाती है। रात को राम ने प्रिया से बात की। प्रिया, मुझे लगता है तुम्हें छोटू पर और घर पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई में भी पीछे और सेहत में भी। राम तुम क्या कहना चाहते हो, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? हाँ, आजकल छोटू की देखभाल राधा कर रही है, ये ठीक नहीं है। हमारे बच्चे की चिंता उससे है लेकिन तुम्हें नहीं। राधा घर देखती है, बच्चे पढ़ने में अव्वल है और हर एक चीज में। काश मेरी बीवी भी राधा जैसी होती। ये बोलकर राम वहां से निकल जाता है। राम बिना सोचे बोला जा रहा था और प्रिया हैरान थी कि राम ऐसे कैसे बोल सकता है। प्रिया रो रही थी, तभी वहां छोटू आता है। मम्मा, मैं राधा आंटी के पास जा रहा हूँ, वो मेरा होमवर्क भी करा देंगी। बेटा माँ रो रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुमने पूछा भी नहीं कि मम्मा को क्या हो गया? माँ, मैं भूख से रोता हूँ तो आप भी तो फोन नहीं छोड़ती। मैं स्कूल में फेल हो गया था, तब भी आपने मुझे नहीं पढ़ाया, कभी मेरा टिफिन नहीं बनाया। मुझे आपसे प्यार नहीं है। काश मेरी मम्मा राधा आंटी होती। हाय रे, ये क्या? प्रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बाहर देखती है तो सास भी राधा से प्यार से बात कर रही थी।
प्रिया चुप हो गई और सोचने लगी कि नौकरी के पीछे भागकर उसे सब कुछ गंवा दिया। अगले दिन सुबह प्रिया जल्दी उठी, छोटू का टिफिन खुद बनाया। छोटू, आओ बेटा, मम्मा ने तुम्हारे लिए टिफिन बनाया है। वाह मम्मा, आज आपने बनाया? ओ, कहीं सपना तो नहीं है? अच्छा लग रहा है प्रिया, तुम्हें यही करना चाहिए। मम्मी जी, मैं ट्राई करूंगी कि आप घर की जिम्मेदारी भी निभाओ। दोपहर को राधा आई। भाभी जी, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ राधा, आज जल्दी काम खत्म हो गया तो मैंने सोचा छोटू के साथ टाइम स्पेंड करूं। बहुत अच्छी बात है भाभी जी, बच्चों को ना माँ के साथ रहना बहुत पसंद होता है। मम्मा मम्मा, आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया। वाह छोटू, वेरी गुड। मम्मी की गले लग जाओ, आ जाओ। आंटी जी देखिए, छोटू भैया कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। हाँ राधा, प्रिया को समझ आ गई है कि बच्चे की देखभाल कितनी जरूरी है। बेटा, घर तेरा ही है, तू ही इसकी हमेशा मालकिन रहेगी। क्या बात है, तुम ऑफिस नहीं गई? मैंने छुट्टी ली है। ये लो टिफिन, खाना कैसा बना है बताना। अब प्रिया राधा के साथ मिलकर अच्छा खाना बनाना सीख जाती है। बच्चों की देखभाल और घर को साफ सुथरा रखना, ये सारे काम बड़े मन से करती है। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है, लेकिन भागा दौड़ी में पता ही नहीं चला कि उन लोगों के लिए मैं कब अलग हो गई। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा भाभी जी। कैसी शादी है ये, मजाक समझाए क्या? बिना कढ़ाई पनीर के बारातियों का स्वागत कौन करता है भाई साहब? बेटी की शादी में तो लड़की वाले ऐसे ही घबराए हुए रहते हैं कि कहीं भूल चुक ना हो जाए, बात का बतंगड़ ना हो जाए। और ऐसे में बाराती में आए हुए मेहमान अगर महेंद्र नाथ हो तब तो और सावधानी दुगना बरतनी पड़ती है। महेंद्र नाथ शहर का एक नामचीन आदमी था। पैसे शौहरत की उसे कोई कमी नहीं थी, पर खाने के वक्त वो बच्चा बन जाता था। महेंद्र नाथ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़की वाले फौरन उनके पास जाते हैं। क्या गलती हो गई भाई साहब, आप नाराज क्यों हो गए? आप तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, बैठ जाइए भाई साहब। कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अरे बेटा, तू मेरे सर पर क्या खड़ा है? जा, अंकल जी के लिए कलाकंद की बर्फी, रसमलाई, जो भी है सब लेकर आओ। इन चीजों की जरूरत नहीं है बहन जी, नाथ एंटरप्राइजेस का मालिक हूँ मैं। शहर में मेरे बड़े बड़े कारखाने हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें महेंद्र ने हाथ न डाला हो। फिर भी कभी एक रत्ती दिखावा नहीं किया, पर लगता है इसी चीज को आपने मेरी कमजोरी समझ ली। ये मैंने नहीं सोचा था कि इनके जैसे भले आदमी का ऐसे दिल दुखाया जाएगा। सुषमा जी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं जब सुशील के साथ आपकी बेटी को देखने आया था, क्या कहा था मैंने? मेहमानों का स्वागत पनीर से ही कीजिएगा, न केसर से न गुलाब जल से। मेहमान नवाजी होगी तो कढ़ाई पनीर से। सोना चांदी मांगा था क्या बहन जी मैंने आपसे? मैंने तो लेन देन की बात भी नहीं होने दी। सभी की बेटी को मैं अपनी बेटी मानता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे खाने के साथ ही मजाक कर देंगी। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अपने जान परिचय वालों में मैंने आपकी बेटी का रिश्ता करवाया। पहले के वक्त में तो जो भी रिश्ता लगवा दे उसे भगवान की तरह पूजा जाता था, और यहाँ तो छी 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 छी, ऐसी बेइज्जती की गई है। एक बार दरवाजे पर आप लोग मेरा स्वागत नहीं करते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर कढ़ाई पनीर नहीं रखी शादी में, वो भी मेरे मुंह खोल खोल कर इतनी बार बोलने के बाद, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कढ़ाई पनीर नहीं है? ओह, इतनी बड़ी भूल कैसे होगी? कैटरिंग वालों को तो बोला था मैंने, कढ़ाई पनीर की जगह शायद उन्होंने पनीर पॉकेट कर दिया है। अच्छा, देर नहीं हुई, अभी अंकल जी को पनीर पसंद है ना, पनीर पॉकेट लगवाता हूँ मैं। वेटर, अंकल जी के लिए जल्दी से पनीर पॉकेट लेकर आओ। नहीं समझे, ये आजकल के बच्चे। अब मुझसे यहाँ रुका नहीं जाएगा, माफ कीजिएगा भाई साहब। शादी में एक तरफ यहाँ कलेश चल रहा था तो दूसरी तरफ अपने हाथों में प्लेट लिए पूरा शर्मा परिवार इस कलेश के साथ कैटरिंग का मजा ले रहा था। शादियों में ये जो कलेश हो जाता है ना, ये चीज मुझे नहीं भाती। देख रही है बहू, कितना कोमल मन है तेरे पापा जी का। आप तो कुछ ज्यादा ही लल्लू चप्पू करने लगती है मंजू जी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कलेश के कारण ये होता है कि लोग कैटरिंग बंद करवा देते हैं, खाना ढक ढक कर ये वेटर कलेश शांत करवाने चले जाते हैं। वो तो अच्छा है यहाँ खाना चालू है, वरना बिना खाए ही लौटना पड़ता। घर में तो खाने की भी तैयारी नहीं करके आई है, अब भूखे पेट सोना पड़ जाता। देख रही ना बहू, ऐसे ही मुझे बीपी की बीमारी नहीं हुई। मतलब जवानी तो खट के निकालो ही, बुढ़ापे में भी काम करो।
इनका क्या है, आयरन किए हुए कपड़े मिल गए, पहन कर ये तो खड़े हो गए। मैं तो तैयार हूँ कि इन सब का पेट ही भरती रहूँ। अब जब बाहर खाना ही था तो घर में खाने की तैयारी करनी क्यों थी? इसीलिए मैंने बहू से डिनर रेडी करने को मना कर दिया था। और इतना खाने को रो रहे हैं ना आप, तो घर चलिए, सुबह के पराठे पड़े हैं, दही के साथ परोस दूंगी आपको। पर एक फायदा हुआ पापा, सभी लड़ाई देखते चले गए तो यहाँ सारे काउंटर खाली हो गए, आराम से हम खा सकते हैं। वैसे ये कैटरिंग किसकी है? अग्रवाल जी की तो नहीं लगती। एक तो फालतू खाना है, बिल्कुल बकवास। ना पुलाव है ना पनीर है, घूम फिर के आलू की सब्जी बना रखी है। बिल्कुल सस्ते में निपटा दिया अंकल जी ने तो। तू अपनी बहन की शादी में सबसे बेस्ट कैटरिंग रख लेना, ठीक है ना? बहुत आसान होता है दूसरों के लिए बोलना। इस घर में क्या कोई है जिससे मैं इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? शादी ब्याह में लोग आते क्यों हैं? अरे खाना खाने आते हैं बेटा, और क्यों आएंगे? और कुछ लोगों को साज सिंगार करने का बड़ा शौक होता है, तो वो अपने कपड़े और गहने दिखाने आ जाते हैं। बिल्कुल गलत मम्मी जी। लोग शादी ब्याह में अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, या तो किसी से अपने रिलेशन बनाने या शादी ब्याह की बात छेड़ने। आप सबने शायद नोटिस नहीं किया कि महेंद्र अंकल तब से चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हैं? इतने पैसे वाली हस्ती आई है शादी में, इकलौता बेटा है इनका। ऐसे घर में हमारी अनाया दीदी चली गई ना, फिर तो सोचा ही नहीं। तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बात घर पर करना, अभी खाने पर फोकस करने दो। पता चला यहाँ सबने कैटरिंग बंद करवा दी। दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर महेंद्र वापस निकल जाता है और उसके निकलते ही काफ़ी लोग पार्टी से वापस चले जाते हैं, जिस कारण कैटरिंग बंद हो जाती है और आधे पेट खाकर ही शर्मा परिवार के लोगों को वापस लौटना पड़ता है। वापस आते ही बेचारी प्रिया को रसोई का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है और वो जल्दी से सभी के लिए खिचड़ी बनाने चढ़ा देती है। महेंद्र अंकल वही है क्या भाभी, जिनका मल्टीप्लेक्स भी है? बिल्कुल सही समझी तू, वही है। और उनकी संपत्ति छोड़कर इन सब का फोकस खाने पर था। पहले तो कैटरिंग खराब है इस बात पर रो रहे थे, फिर कैटरिंग बंद हो गई इस बात पर रो रहे हैं। ये रोना धोना खाना पीना छोड़कर अगर आप सभी इस बात पर ध्यान दें कि हमारे घर में एक लड़की है जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इतनी रात गए, तुझे क्यों याद आ रही है कि तेरी ननद कवारी बैठी है? मेरे घर तो बुआ जी रिश्ता ले आई थी, वरना मेरा हाथ मांगने भी आप नहीं आने वाले थे पापा जी। अब तो बुआ जी भी परलोक सिधार गई। ऐसा ही मेरी ननद के साथ हो ये मैं नहीं चाहती, इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। महेंद्र अंकल को ना पैसे चाहिए ना प्रॉपर्टी, उन्हें चाहिए एक अच्छी बहू और कढ़ाई पनीर। तो क्यों ना हम उनके घर अनाया का रिश्ता कर दे, पर उसके लिए हमें उन्हें यहाँ बुलाना होगा। जब वो हमारे घर आएंगे तो हम उनके सामने कढ़ाई पनीर परोस देंगे। फिर क्या, कढ़ाई पनीर देखा नहीं कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और इस तरह रिश्ता पक्का किया जा सकता है। ये सुनते ही सोफे पर बैठी मंजू अपनी बहू को गले से लगा लेती है। तेरी बुआ सास को तेरे घर रिश्ता भेजने का आइडिया भी मैंने ही दिया था बेटा, और तेरे इस आइडिया में भी मैं तेरे साथ ही हूँ। बहुत सही आइडिया है। एक काम कर सुमित, तो कल ही जाकर महेंद्र जी को किसी बहाने हमारे घर बुला ले। अगली सुबह सुमित नहा धोकर तैयार हो जाता है। भगवान को हाथ जोड़ लो भैया, ये काम बन ही जाना चाहिए। हाँ बेटा, भगवान को हाथ जोड़ ले और पितरदेव से भी प्रार्थना कर ले। उनका आशीर्वाद रहता है तभी घर में कोई शुभ कार्य होता है। प्रिया भागती हुई कटोरी में दही चीनी लेकर आती है और अपने पति को खिलाती है। विजयी भवा। जैसे ही सुमित दरवाजे से अपना पैर बाहर रखता है, सबको खलबली मच जाती है कि कब सुमित न्यूज़ लेकर आएगा, सब ठीक होगा कि नहीं। 1 घंटा हो गया भाभी, ना भैया ने कोई मैसेज किया ना ही कॉल। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? यहाँ लोग मुझसे सलाह मशवरा ही नहीं करते और खुद को मेरा बाप समझते हैं। घर ही नहीं मिला होगा आपके योद्धा को। आसपास के लोग मुझसे एड्रेस पूछते हैं और ये गूगल मैप का सहारा ले रहे होंगे, पर गूगल मैप को क्या पता कि महेंद्र नाथ जी अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। अरे तो यही जबान पहले खोल लेते आप, पर नहीं, आप में तो जलन भरी पड़ी है, जलन। ऐसे ही मुझे बीपी की बीमारी नहीं हुई। और हमेशा की तरह फिर से सभी के बीच का कलेश शुरू हो जाता है। तभी दरवाजे से सुमित अंदर आता है। सुमित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया तो सीधा रसोई में चली जाती है। सभी अपने अपने काम पर लग जाओ, हो गया बेड़ा गर्क। अरे तू मन छोटा मत कर बेटा, तेरे लिए तो इससे भी बड़े घर का रिश्ता आएगा। नहीं आएगा मम्मी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महेंद्र नाथ जी मान गए।
क्या? तुमने फिर व्हाट्सएप पर तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे ऐसा क्यों कहा क्या नहीं, वो सब छोड़ दो। रविवार की रात को वो हमारे यहाँ डिनर पर आ रहा है। शुक्रवार तो आज ही हो गया, मतलब परसों आ रहे हैं। तुम कढ़ाई पनीर बना तो लोगी ना बहू, बड़े लोग हैं वो, और उनका गुस्सा तो देख ही चुकी हो तुम। कुछ ही दिन में पापा टें बोलने वाला है। ये झूठ तो मैंने महेंद्र नाथ जी से बोल दिया, पर अभी इन लोगों को ये बता नहीं सकता। एक बार शादी पक्की हो जाए फिर कह दूंगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स गलत आ गई थी, पापा हेल्दी है। तुम एक काम करो सुमित, अभी जाकर ना 250 ग्राम पनीर लाकर दे दो मुझे। मैं एक बार कढ़ाई पनीर बनाकर ट्राई कर लेती हूँ। शादी के पहले आखिरी बार बनाया था, 1-2 बार और बना लूंगी तो संडे को अच्छे से बना पाऊंगी, वरना हड़बड़ी में ना 19-20 हो ही जाती है चीज़ें, है कि नहीं मम्मी जी? अरे तुझे जो समझ में आता है तू वही कर, तेरे दिमाग पर मुझे पूरा भरोसा है। जा सुमित, जो बहू कह रही है ला कर दे दे उसे। और अनाया, तू भी अपनी भाभी के साथ कढ़ाई पनीर बनाने के वक्त रहना, तुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पता चला तेरे होने वाले ससुर ने कोई सवाल पूछ लिया और तू जवाब ही ना दे पाई। अभी तो वो घर तक आए भी नहीं और अभी से ससुर जी भी हो गए। अरे भाई, लड्डू फूटने दो तब तो बूंदी हाथ लगेगी। पापा प्लीज़ घर का माहौल ना नेगेटिव मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ पनीर लाने। सुमित फौरन अपनी बीवी की दी हुई लिस्ट की सारी सामग्री किचन में लाकर रख देता है और प्रिया कढ़ाई पनीर बनाना शुरू कर देती है। अनाया और प्रिया के पीछे पीछे मंजू भी रसोई में चली जाती है, तो सुमित कहाँ पीछे रहता। अब आप न्यूज़ देखिए पापा, मैं ज़रा रसोई में देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। ये औरत ना पूरे घर को अपनी तरफ कर लेती है। सारी गलती मंजू की ही है, मेरी इज्जत ही नहीं छोड़ी बच्चों में। चलो मैं भी देखता हूँ क्या हो रहा है। सुरेश भी उठकर रसोई में चला जाता है, जहाँ काजू देखकर उसका तो सर ही चकरा जाता है। अरे भाई, अभी तो पता भी नहीं कि रिश्ता पक्का होगा कि नहीं। क्यों इतनी महंगी काजू लाने की ज़रूरत थी बेटा? 900 रुपये के तो काजू ही हो गए। एक तो पनीर डाल रहे हो तुम लोग, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब काजू भी। अरे घर ही लुटवा दो। इस काजू के पैसे मैं दे दूंगी पापा जी, आप प्लीज़ कढ़ाई पनीर बनने दीजिए ना। बड़ी छलांग के लिए थोड़े छोटे मोटे खर्च तो करनी पड़ते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो अपने ससुराल से दीदी हम लोगों की कितनी मदद कर सकेगी। हाँ पापा जी के बिजनेस में मैं आपको भी घुसा दूंगी। उस आदमी को ढंग से देखा भी नहीं तुमने, और पापा जी भी बना लिया। सब के सब यहाँ मंजू बने पड़े हैं। प्रिया पहले पनीर को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई करती है, उसके बाद शिमला मिर्च काट कर उसे भी फ्राई करती है। दूसरी तरफ अदरक, मिर्च, टमाटर और शिमला के साथ मंजू सब्जियों का पेस्ट बनाना शुरू करती है। तब तक मैं जीरा, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च में बाकी मसाले डालकर मेन मसाला तैयार कर लेती हूँ। क्या क्या क्या? कश्मीरी मिर्च? मैंने तो कस्तूरी मेथी लाने को बोला था तुम्हें सुमित। वो दोनों कैसे होते हैं ना, तो गलत डिब्बा लिया है शायद। अब प्रिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा हुआ तुम ट्रायल कर रही हो, हमें चीज़ों का अंदाज़ा लग रहा है, वरना ये गलती अंकल जी के सामने होती तो न जाने क्या होता। मैं अभी जाकर कस्तूरी मेथी लेकर आता हूँ। और फाइनली कढ़ाई पनीर बनाकर प्रिया सभी को परोसती है। रेस्टोरेंट से लाकर तो नहीं परोस दिया ना बहू तुमने? तुम्हें पता है ना महेंद्र नाथ जी बाहर का खाना नहीं खाते। पिछले 2 घंटों से तो किचन में हूँ पापा जी। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। अब तो बस रविवार का इंतज़ार है, ये डील तो अपनी। अगली सुबह उठते ही सभी घर की सफाई में लग जाते हैं। सारे पर्दे बदल दिए जाते हैं, नई क्रॉकरी सेट निकाल लिया जाता है। 3 बजे किचन में जाकर प्रिया कढ़ाई पनीर तैयार कर लेती है और शाम 5 बजे से सभी महेंद्र नाथ, उनके बेटे और उनकी बीवी की राह तकने लगते हैं। तुम उन्हें इन्विटेशन तो देकर आए थे ना भैया? 6:30 बजते ही महेंद्र जी शर्मा जी के घर पहुंच जाते हैं। आप लोगों को क्या लगा कि हम नहीं आएंगे? एक बार इन्होंने किसी को ज़बान दे दी सो दे दी, और तुम्हारा केस तो था ही ऐसा, तो हम कैसे ना आते सुमित। वो क्या है ना, 7 बजे ये डिनर कर लेते हैं, तो हम उसी हिसाब से कहीं जाते हैं कि इन्हें ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, वरना ऐसे में बीच में भूख लग जाती है। अब किसी और के घर जाकर बीच में खाना मांगना अच्छा भी तो नहीं लगता। अरे किसी और का घर क्यों आंटी जी, ये आपके बेटे और बहू का ही तो घर है, यानी कि आपका अपना ही तो है। अंदर चलिए ना, मैं जल्दी से सब्जी गर्म करने चढ़ा देती हूँ। अनाया, तुम फटाफट नान की तैयारी करो। नान के साथ आलू की सब्जी बनाई होगी बेटा जी ने।
और डैड सब वही बनाते हैं। मैं तो आलू की सब्जी जानती हूँ अंकल जी, पर मेरी ननद कढ़ाई पनीर बड़ा अच्छा बनाती है, तो उसने कढ़ाई पनीर ही बना ली, खास मेहमानों के लिए खास सब्जी। और कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही महेंद्र नाथ के तो मुंह में पानी आने लगता है। वो सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सभी उसके साथ खाने की टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। जरा और पानी डालना बेटा। ये 5वां ग्लास पानी पीने वाले हैं महेंद्र जी। ऐसे तो आपका पेट भर जाएगा, फिर आप कढ़ाई पनीर और नान कैसे खाएंगे? हाँ भाई साहब, गले में खराश है तो मैं दवा लाकर दूं? महेंद्र बार बार रसोई की ओर देखता और पानी पी लेता। अब तो सब्जी गर्म हो गई होगी, मैं खाना लगवाता हूँ। भगोने में सब्जी लेकर अनाया रसोई से निकल रही थी, तो यहाँ सुमित रसोई में जा रहा था और दरवाजे पर ही दोनों की टक्कर हो जाती है और कढ़ाई पनीर से भरा भगोना अनाया के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। नहीं नहीं। व्हाट? सभी के चेहरे सूख जाते हैं, मानो उनके अंदर से किसी ने प्राण ही निकाल लिए हो। कोई बात नहीं बेटा, फर्श तो साफ ही है, ऊपर ऊपर से सब्जी उठा ले, थोड़ी तो भगोने में भी लगी रह गई है। नान तो है ही, ला उसे मैं सटा सटा कर खा लूंगा मैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? कढ़ाई पनीर के प्यार में ज़मीन पर गिरी हुई सब्जी खा लेंगे क्या? लोग क्या कहेंगे कि इतना पैसा आने के बाद भी महेंद्र पागल हो गया और ज़मीन पर गिरी हुई सब्जी खाने लगा। आप लोगों पर मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने कढ़ाई पनीर बनाई तो थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में खाना नहीं लिखा था। ये कहकर महेंद्र उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी प्रिया को कुछ याद आता है। एक दिन पहले ट्रायल के लिए मैंने जो सब्जी बनाई थी वो तो थोड़ी सी बची हुई है, वही अंकल जी को दे देती हूँ। रुकिए अंकल जी, सब्जी तो है, मैंने सारी सब्जी भगोने में नहीं डाली थी, थोड़ी सब्जी अंदर है, इतनी है कि आपकी फैमिली का खाना हो जाएगा। और एक दिन पुरानी कढ़ाई पनीर की सब्जी नान के साथ अनाया महेंद्र को परोसती है, जिसे खाकर महेंद्र कहता है, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज दे तो हमारी किस्मत ही बदल जाए। आशु की उम्र शादी की हो चली है, मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी, और ऐसे भी जीवन का भरोसा नहीं है, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा। और खर्च की फिक्र आप मत कीजिएगा, सबसे बड़े होटल में शादी मैं कराऊंगा अपने बेटे की, आप लोगों को बस पहुंच जाना है। पर ऐसे नहीं आएंगे हम भाई साहब, कढ़ाई पनीर लेकर आएंगे जी। और कढ़ाई पनीर का जादू कुछ ऐसा चलता है कि अनाया का रिश्ता करोड़पतियों के घर में हो जाता है।